उत्तराखंड में मानसून जोर पकड़ने लगा है। उसी को देखते हुए जिला प्रशासन लगातार सतर्क नजर आ रहा है। आपको बताते चलें कि हाल ही में देहरादून में एक दीवार गिरने के कारण 4 लोगों की मौत हो गई थी। तभी से देहरादून का नगर निगम व जिला प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है। जिला अधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि जो जिला देहरादून के अंदर गिराशु भवन है, ऐसे गिराशु भवनों को गिराने के आदेश नगर निगम व नगर पालिकाओं को दे दिए गए हैं। जो भी ऐसे भवन हैं, उनको तुरंत चिन्हित कर उन पर कार्रवाई की जाए। अभी कुछ भवनों पर कार्रवाई की गई है। साथ ही सभी एसडीएम को भी निर्देशित किया गया है कि जहां भी नगर निगम या नगर पालिका आपसे मदद चाहते हैं तो वो उनको उपलब्ध करवाएं। देखिए, जो गिरासू भवन हैं उनको लेकर के मैंने नगर निगम और नगर पालिकाओं को जो है वो निर्देश दिए हैं कि ऐसे सारे गिरासू भवनों को जो है चिन्हित करते हुए और उन सभी के ऊपर कार्रवाई अमल में लाई जाए। 1-2 जगहों पर अभी कार्रवाई शुरू भी हो गई है नगर निगम देहरादून के अंदर, और इन सारे लोगों को चिन्हित किया जाए और अगर कहीं कोई ऐसी बाधा उसको गिराने में आ रही हो तो इमीडिएटली बताया जाए, जिससे कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर उसमें कार्रवाई की जा सके। और दूसरा, इसमें सभी एसडीएम्स को भी निर्देशित किया गया है कि अगर जो नगर निगम और नगर पालिकाएं हैं, जैसे ही आपसे वांछित मदद चाहती हैं, जो भी आपसे अपेक्षित है, वो सभी सहूलियत उनको उपलब्ध कराएं। उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों के बाद राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज करने का निर्णय लिया है, जिसे लेकर स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने शासनादेश जारी कर दिया है। जिसके बाद देहरादून के सीएमओ डॉक्टर बीसी रमोला ने राजधानी देहरादून के प्राइवेट अस्पतालों को चिन्हित करना शुरू कर दिया है। रमोला ने कहा कि राजधानी में कई नामी अस्पताल हैं, साथ ही वे सभी प्राइवेट अस्पतालों में नजर बनाए हुए हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में अब तक कोरोना मरीजों की संख्या 4,849 है, जबकि 1459 केस एक्टिव हैं, जिसमें अब तक 55 लोगों की मौत हो चुकी है। यहाँ देहरादून में कुछ बेहतरीन प्राइवेट चिकित्सालय हैं और राज्य सरकार का भी और केंद्र सरकार का भी निर्देश आया है कि जो चिकित्सालय सक्षम हैं कोविड पेशेंट का इलाज करने के लिए, वो कोविड पेशेंट का उपचार कर सकते हैं। तो इससे जो जनता थोड़ी बहुत जो हमारी सरकारी लिमिटेड सुविधाएं थी, लेकिन जो है प्राइवेट में जाना चाहते थे, उनके लिए राहत की खबर है। और जितने भी सेंटर हैं वो हम लोग बार बार जाकर के वहाँ मॉनिटरिंग भी करेंगे, देखेंगे भी कि वहाँ पर कोविड पेशेंट का कैसा इलाज चल रहा है और इलाज में ज़्यादा पैसा ना लिया जाए, इस पर भी निगरानी रखेंगे। और मरीजों को क्या सुविधाएं मिल रही है जिला प्रशासन की तरफ से, उस पर भी कड़ी नज़र रहेगी। उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सरकार राज्य में महिलाओं को बड़ी सौगात देने की तैयारी कर रही है। पौड़ी जिले में आयोजित एक कार्यक्रम में महिलाओं के अधिकार से जुड़ी योजना को जल्द लागू करने का सीएम त्रिवेंद्र ने ऐलान किया। त्रिवेंद्र सरकार की योजना अगर कामयाब हुई तो प्रदेश में जल्द ही परंपरागत रूप से चली आ रही जमीन का मालिकाना हक पत्नियों का भी होगा। इसके लिए प्रदेश सरकार जमींदारी भूमि विनाश अधिनियम में संशोधन की तैयारी कर रही है। सीएम ने यह भी कहा कि भूमि बंदोबस्त को भी जल्द पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि भूमि पर पति के साथ ही पत्नियों का भी अधिकार हो, इस पर सरकार जल्द फैसला करेगी। पहाड़ में महिलाओं को लोन लेने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये व्यवस्था हो जाने के बाद उन्हें परेशानी नहीं होगी। आपको बता दें कि उत्तराखंड में वंशानुगत रूप से जमीन का अधिकार पुरुष के पास रहता है और उसके बाद बेटे के पास जाता है। इस तरह की जमीन को गोल खाता कहा जाता है। इसमें एक संशोधन कुछ समय पहले हुआ, जिसके तहत विधवा को अधिकार दिया गया। अब पुत्री को भी जमीन का ये अधिकार देने पर विचार किया जा रहा है। इसी को आगे बढ़ाते हुए अब प्रदेश सरकार पत्नियों को भी गोल खातों का अधिकार देने की कोशिश में है। उत्तराखंड में अभी तक जो व्यवस्था है वो गोल खातों की व्यवस्था है, यानी कि अगर इस टेबल के बराबर भी हमारा कोई खेत है तो अगर परिवार में 6 भाई हैं तो 6 का हक है इस पर। सामूहिक खाते हैं और इसलिए हमने कहा कि हम एक तो बंदोबस्ती, आपको ध्यान होगा हमने 6-7 महीना पहले बंदोबस्ती का निर्णय लिया और सर्वे ऑफ इंडिया को उसका काम दिया गया है। दूसरा जो बात आपने पंकज जी सवाल पूछा, मेरा ये मानना है कि जब महिलाएं हमारा खेती का 98% काम करती हैं या 90% काम करती हैं, वो बेचारी लोन नहीं ले सकती क्योंकि उनका नाम पे जमीन नहीं होती है। और इसलिए हम पति के
भूमि पर, उस पर उनका भी स्वामित्व होगा, ताकि वो स्वतंत्र रूप से काम कर सकें और भी अपना जो विकास के काम है या उन्होंने वैल्यू एडिशन करना है, कोई उनको टेक्नोलॉजी कोई खरीदनी है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना अपने खेतों में, तो वो ऋण लेकर के उसको कर सकती हैं। अब मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है, अगर वो चाहेंगे तो नहीं कर सकती हैं। इससे उनका भी हक हो जाएगा। तो वो किसी की माँ होगी, किसी की बहन होगी, किसी की बेटी होगी, उनका ख्याल सरकार ने रखा है। 21 जुलाई की देर शाम आए कोरोना बुलेटिन के बाद गदरपुर थाने के एक सब इंस्पेक्टर तथा एक कांस्टेबल के कोरोना पॉजिटिव होने से हड़कंप मच गया था। वहीं थाने को भी तुरंत आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने लगभग 50 लोगों की रैपिड एंटीजन टेस्ट किए। इस टेस्ट में 2 सब इंस्पेक्टर और एक और कांस्टेबल के कोरोना पॉजिटिव होने से हड़कंप मच गया है। थाना अध्यक्ष जसविंदर सिंह ने कहा कि देर शाम लोगों के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद गदरपुर थाने का संचालन बंद कर पुलिस चौकी महतोश से किया जा रहा है, जिसके लिए एसएसपी महोदय ने आदेशित किया है कि अग्रिम आदेश तक पुलिस चौकी महतोश से ही सभी कार्य किए जाएंगे और स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जांच में 2 सब इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद इन लोगों को तुरंत इलाज के लिए उचित स्थान पर भेजा गया है। के चलते कुछ हमारे पुलिस जन भी संक्रमित पाए गए थे, जिसमें 2 जनों के कल संक्रमित पाए जाने पर उनको तत्काल प्रभाव से जो है क्वारंटाइन किया गया था और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को एक रिपोर्ट प्रेषित कर थाना बंद करने के लिए और थाने के जितने भी कार्य हैं वो चौकी महतोश से संचालित करने के लिए एक निवेदन किया गया था, जिस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा आदेश किया है कि अग्रिम आदेश तक, जब तक ये पूरा थाने का टेस्ट ना हो जाए और सभी जगह से क्लीन चिट न हो जाए, तब तक जो है थाने का कार्य बंद रहेंगे और जितने भी जनता की समस्याएं हैं वो तत्काल प्रभाव से चौकी महतोश से सुनी जाएंगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड पर माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत किया है। मुख्यमंत्री आवास में आयोजित प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य की आवश्यकताओं, श्रद्धालुओं की सुविधा और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की दृष्टि से बोर्ड का गठन किया गया है। पिछले वर्ष 36 लाख श्रद्धालु चारधाम यात्रा पर आए। आने वाले समय में इसमें बहुत वृद्धि होने की संभावना देखी जा रही है, इसलिए इतनी बड़ी संख्या में आने वाले यात्रियों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। माननीय उच्च न्यायालय ने एक तरह से राज्य सरकार के निर्णय पर अपनी मुहर लगाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि तीर्थ पुरोहित और पंडा समाज के लोगों के हक हकूकों और हितों को सुरक्षित रखा गया है। जहां भी धर्म और संस्कृति का विषय होता है, वहां परंपराओं का बहुत महत्व है। हमने चारधाम के संबंध में सभी परंपराओं को बनाए रखा है। सैकड़ों सालों से स्थानीय तीर्थ पुरोहितों और पंडा समाज ने चारधाम की पवित्र परंपराओं का संरक्षण किया है। विपरीत परिस्थितियों के होने पर भी दूर दूर से आने वाले श्रद्धालुओं का ध्यान रखा जाता है। सीएम ने कहा, राज्य गठन के बाद चारधाम देवस्थानम बोर्ड का गठन सबसे बड़ा सुधारात्मक कदम है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय को किसी की जीत और हार से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। ये राजनीतिक विषय नहीं है। आने वाले समय में चारधाम देवस्थानम बोर्ड चारधाम यात्रा के प्रबंधन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। देवस्थानम बोर्ड के पक्ष में जो आज निर्णय हुआ है, उसके लिए हम माननीय न्यायालय का बहुत स्वागत करते हैं, उनके इस निर्णय का। हम आने वाली भविष्य की जो हमारी आवश्यकताएं हैं, व्यवस्थाओं से संबंधित हों, इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित हों, देवस्थानों के संरक्षण की दृष्टि से हो, उनके डेवलपमेंट की दृष्टि से हो, यात्रियों की सुविधा की दृष्टि से हो, इसलिए ये बोर्ड बनाया जा रहा है। और यात्रा कैसे हमारी सुरक्षित हो सकती है, इन सब बातों का ख्याल रखा गया। हमने शुरू से एक बात कही कि जितने भी हमारे पुरोहित समाज है, जो पंडा समाज है, उनके हक हकूकों की हम सुरक्षा करेंगे। उससे हम कोई छेड़छाड़ करने वाले नहीं हैं, बल्कि उनके हितों को और कैसे सुरक्षित किया जा सकता है,
उसका हम लोग निश्चित रूप से ख्याल रखेंगे। महानिदेशक अपराध एवं कानून व्यवस्था उत्तराखंड अशोक कुमार ने बताया कि लॉकडाउन के उल्लंघन करने पर प्रदेश में अभी तक सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन पर 9,497, मास्क न पहनने पर 1,05,544, क्वारंटीन के उल्लंघन पर 765, सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वाले व्यक्तियों पर 211 अभियोग पंजीकरण और चालान की कार्रवाई की गई है। साथ ही पुलिस एक्ट के अंतर्गत 1.68 करोड़, MV एक्ट के अंतर्गत 5.60 करोड़, DM एक्ट व महामारी विनियमावली के अंतर्गत 99.33 लाख, कुल 8.28 करोड़ रुपए का संयोजन शुल्क जुर्माना वसूला गया है। एहतियातन अभी तक 965 पुलिस कर्मियों को क्वारंटीन किया गया है, जिसमें से क्वारंटीन अवधि पूरी करने के पश्चात 820 पुलिसकर्मी वापस ड्यूटी पर आ चुके हैं। साथ ही 29 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें से 9 पुलिसकर्मी स्वस्थ होकर वापस ड्यूटी करने लगे हैं। कोरोना वायरस को हराकर ड्यूटी पर पहुंचे इन 9 पुलिसकर्मियों को पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड द्वारा सम्मानित किया जाएगा। मास्क नहीं पहनने वालों पर जो उत्तराखंड में कार्रवाई हुई है, उसका आंकड़ा 1 लाख पार कर गया है। 1,05,544 लोगों पे 21/7 तक इसमें लॉकडाउन मास्क नहीं पहनने पर कार्रवाई हो चुकी है। और आपको पता है कुछ दिन पहले इसमें जुर्माना लगा के कंपाउंडिंग का प्रावधान किया गया था। तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में हमने 1 करोड़ से अधिक की जो है इसमें जुर्माना लगाया जाता है। कुल जुर्माना 8 करोड़ 28 लाख है, किंतु जो नया डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर जो लॉकडाउन के उल्लंघन में, मास्क नहीं पहनने में, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखने में, सिर्फ उस पर जुर्माना 1 करोड़ की संख्या पार कर गया। और पुलिस कर्मियों के क्वारंटाइन की स्थिति बताना चाहूँगा। अभी तक हमारे कुल 965 पुलिसकर्मी क्वारंटाइन हुए, जिनमें से 820 वापस ड्यूटी पर आ चुके हैं और 29 पुलिसकर्मी हमारे पॉजिटिव पाए गए, जिनमें से 9 पुलिसकर्मी वापस ड्यूटी पे ठीक होकर के वापस ड्यूटी करने लगे हैं। उनको पुलिस मुख्यालय सम्मानित भी करने जा रहे हैं। उत्तराखंड की भाजपा सरकार में अफसरशाही के हावी होने के लगातार आरोप लगते रहे हैं। पिछले दिनों उधम सिंह नगर में एक बैठक के दौरान DM के व्यवहार से खफा सत्ताधारी दल के एक विधायक पहले ही बेलगाम अफसरशाही के आरोप लगा रहे हैं। अब कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक की समीक्षा बैठक में अधिकारियों के न पहुंचने का मामला सामने आया है। दरअसल शहरी विकास मंत्री ने सचिवालय में कुंभ के निर्माणाधीन कार्यों सहित हरिद्वार में डाली जा रही भूमिगत बिजली लाइन, गैस पाइपलाइन, अमृत योजना, पेयजल, सड़क आदि कार्यों की समीक्षा के लिए एक बैठक बुलाई थी। इस बैठक में शहरी विकास, ऊर्जा, लोक निर्माण विभाग, पेयजल सचिवों के अलावा कुंभ मेला अधिकारी, MD पावर कॉर्पोरेशन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्राकृतिक गैस आदि को बुलाया गया था। बैठक में शहरी विकास सचिव को छोड़ कोई आला अधिकारी नहीं पहुंचा। ये देख मंत्री जी खफा हो गए। उन्होंने बैठक में ही अधिकारियों को खरी खोटी सुना दी और बैठक छोड़कर चले गए। महत्वपूर्ण बैठक थी जो कई काम चल रहे हैं इस समय कुंभ की दृष्टि से, जैसा अंडरग्राउंड बिजली का काम चल रहा है, अंडरग्राउंड गैस का काम चल रहा है, जैसा कुछ और सीवर का काम चल रहा है, जैसा पेयजल के काम चल रहे हैं, जैसे कुछ सिंचाई विभाग के काम चल रहे हैं, PWD के काम चल रहे हैं। उनकी समीक्षा के लिए बैठक थी, लेकिन संभवतः क्या सूचना नहीं हो पाई, इसलिए जो सचिव थे वो नहीं आ पाए, इसलिए बैठक को स्थगित किया। किन को रहना था सर? लेकिन सूचना नहीं थी सर, बहुत संबंधित विभागों के एक्शन या असिस्टेंट इंजीनियर लेवल के अधिकारी भेजे हुए हैं। अब देखते हैं क्या होगा। मैंने बोल दिया बैठक दोबारा बुलाई।